जय हिंद स्टूडेंट, बिहार का गौरव चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम आप लोगों को बताएंगे नेफ्रॉन के बारे में। कक्षा 10 में कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि नेफ्रॉन का सचित्र वर्णन करें, या पूछ देता है नेफ्रॉन का नामांकित चित्र बनाइए। तो उसका हम लोग कैसे चित्र बनाएंगे या सचित्र वर्णन कैसे करेंगे, आज उसके बारे में हम लोग जानेंगे। इससे पहले हम उस सर्जन में बता दिए थे नेफ्रॉन का थोड़ा बहुत, आज उसको हम विस्तार पूर्वक जानेंगे कि नेफ्रॉन का अगर कह दिया नामांकित चित्र बनाने के लिए तो कैसे बनाएंगे, अगर कह देगा कि सचित्र वर्णन करें तो कैसे करेंगे, आज उसी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो ये जो है 10 में 4 नंबर या 5 नंबर में पूछ देता है कक्षा 10 के बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका सचित्र नामांकित चित्र बनाते हैं, उसके बाद जो है इसका वर्णन करेंगे। देखिए इसका जो है वीडियो को शॉर्ट करने के लिए तो पहले इसका फिगर हम बना दिए। फिगर बनाने में बहुत ज़्यादा मतलब ये दिक्कत नहीं होता, बनाना इजी से बन जाता है। तो इसका हम अभी क्या करेंगे, नाम लिखेंगे। तो कहाँ कौन चीज़ रहता है उसका नाम लिखते हैं। तो चलिए चालू करते हैं इसका नाम लिखना पहले। तो देखिए इसको बोलते, ये जो है यहाँ से यहाँ तक इसको बोलते हैं अभिवाही धमनिका। क्या बोलते हैं? अभिवाही धमनिका। इसको क्या बोलते हैं? अभिवाही धमनिका। और इसको बोलते हैं अपवाही धमनिका। क्या बोलते हैं? अपवाही धमनिका। इस साइड इसको बोलते हैं अपवाही धमनिका और उसको बोलते हैं अभिवाही धमनिका। अभिवाही धमनिका और अपवाही धमनिका। और यहाँ से जो ये निकलता है इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। यही मेन काम करता है छानने का। क्या करता है? छानने का मेन काम यही करता है। इसका नाम है ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस। इसको क्या बोलते हैं? एक गुच्छा जैसे आकृति जो है इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं इसको? ग्लोमेरुलस। यही क्या करता है, जब क्या होता है पहले इसका सबका नाम लिख लेते हैं, उसके बाद बताएंगे विस्तार पूर्वक। उसके बाद देखिए इसको बोलते हैं बोमेन संपुट। बोमेन संपुट। क्या बोलते हैं इसको? इस अंग का नाम है बोमेन संपुट। उसके बाद देखिए ये कुंडली जैसे आकृति है तो इसको क्या बोलते हैं? कुंडलिका बोलते हैं। इसको कुंडलिका लिख सकते हैं। इसको क्या बोलेंगे? कुंडलिका। और ये जो है इसको बोलते हैं अवरोही चाप। क्या बोलते हैं इसको? अवरोही चाप। अवरोही चाप। ये हो गया आपका अवरोही चाप। इसको क्या बोलते हैं? आरोही चाप। ये हो गया आरोही चाप। और इसको देखिए इसको क्या बोलते हैं? संग्राहक नलिका। संग्राहक नलिका या नली लिख सकते हैं, नली। ये हो गया, यहाँ से होता निकलता है मूत्र मार्ग, मूत्रवाहिनी। इसको क्या बोलेंगे? मूत्रवाहिनी। तो देखिए ये जो होता है, ये ऊपर वाला भाग जो होता है ये रक्त के बगल से निकलता है, इसको अभिवाहिनी धमनी क्या बोलते हैं? धमनिका बोलते हैं।
इसको क्या बोलते हैं, अभिवाहिनी धमनिका, और इसको बोलते हैं अपवाही धमनिका। सबसे इस नेफ्रॉन में जो है मेन काम करता है ग्लोमेरुलस। ये क्या करता है, छानने का काम करता है रक्त को। ये क्या करता है, ये हम लोग जो खनिज लवण सारा कुछ खाते हैं तो उसमें जो होता है ब्लड, तो ये क्या करता है, ब्लड को छान लेता है। और क्या कर देता है, ब्लड के साथ ब्लड को मेन काम ये करता है क्या, ब्लड को छानने का। ये ब्लड को छान लेता है और बाद बाकी सब को क्या करता है, ये क्या करते हैं, भेज देता है। ये इसको अवशिष्ट मान लेते हैं। लेकिन उसके पीछे रहता है कौन चीज़, बोमेन संपुट। ये क्या करता है, ग्लोमेरुलस जो छानता है, तो ये सिर्फ ब्लड को छानता है और बाद बाकी खनिज लवण जितना भी रहता है उसको अवशिष्ट मतलब बेकार पदार्थ में गिनती कर लेते हैं। तो ये क्या करता है, बोमेन संपुट इसका पुनः अवशोषण करता है। ग्लोमेरुलस से जो निकलता है अवशिष्ट पदार्थ छान करके, इसको ये क्या करता है, पुनः अवशोषण करता है। तो हमारे शरीर में जितना भी कामयाबिक पदार्थ है उसको ये रख लेता है बोमेन संपुट, और खराब पदार्थ को क्या करता है, डायलिसिस विधि के द्वारा नेफ्रॉन में भेज देता है। छांट करके डायलिसिस विधि के द्वारा उसको छांटता है और उसको क्या करता है, नेफ्रॉन में भेज देता है। नेफ्रॉन उसको क्या करता है, मतलब मूत्रवाहिनी के द्वारा शरीर से बाहर निकाल देता है। उसमें निकलता है यूरिया। कौन निकलता है, क्या चीज़ निकलता है, यूरिया, जो हमारे शरीर के लिए खतरनाक होता है, क्योंकि वो 3 घंटा के अंदर क्या होता है, अमोनिया में बदल जाता है। इसलिए हमारे शरीर में वो घातक रोग पैदा कर सकते हैं, इसलिए उसको क्या करते हैं, शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये क्या करता है, ग्लोमेरुलस क्या करता है, छानता है ब्लड को छान करके उसके बाद क्या होता है, बोमेन संपुट लेता है। बोमेन संपुट उसका करता है रिग्ड ऑब्जेक्शन, यानी पूरा अवशोषण करके उसको क्या करता है, नेफ्रॉन के माध्यम से पुनः अवशोषण करके पूरे शरीर में भेज देता है। और क्या करता है, बोमेन संपुट क्या होता है, नेफ्रॉन में भेज देता है यूरिया को, जो क्या होता है, शरीर से मूत्रवाहिनी के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये काम करता है। इतना अगर हम लिख देते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो पहले तो 5 नंबर मिलता था, आजकल 4 नंबर मिल जाएगा। इतना अगर लिख देंगे तो जब रहेगा कि नेफ्रॉन का वर्ण नामांकित चित्र बनाए, तो इतना अगर बना देंगे तो कितना नंबर, 5 नंबर मिल जाएगा। अगर वो इसी में पूछ देता है कि नेफ्रॉन का सचित्र वर्णन करे, तब इतना लिखने के बाद और 2-3 ठो पॉइंट लिखना पड़ेगा, तब वो 4 या 5 नंबर मिलेगा। तो चलिए, ये तो हो गया नामांकित चित्र बनाए, तो इतना बना देंगे तो 5 नंबर मिलेगा। और उसके बाद अगर कह दिया कि सचित्र वर्णन करे, तो इसके लिए 2-4 लाइन लिखना पड़ेगा। तो चलिए, सबसे पहले हम लिखते हैं किसके बारे में, पहले जानते हैं नेफ्रॉन क्या होता है। तो चलिए नेफ्रॉन लिख लेते हैं, नेफ्रॉन का परिभाषा। तो देखिए, नेफ्रॉन को हम लिख सकते हैं, नेफ्रॉन क्या होता है, संरचनात्मक विरिक की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। विरिक की ये संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होता है। तो चलिए हम लिखते हैं नेफ्रॉन संरचनात्मक नेफ्रॉन संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होता है, यह प्रत्येक वृक्क में कितना, एक वृक्क में कितना होता है, 10 लाख होता है। यह कितना होता है, 10 लाख प्रत्येक वृक्क में होता है। और 2 वृक्क में, सब मनुष्य के शरीर में कितने वृक्क होते हैं, 2, यानी किडनी कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो ये एक वृक्क में कितना होता है, 10 लाख। तो 2 वृक्क में लगभग कितना हो जाएगा, 20 लाख होगा। ये क्या होता है, एक किडनी में 10 लाख होता है। अब सोचिए कि कितना छोटा होगा ये
कि एक वृक्क में इतना बड़ा का वृक्क होता है, उसमें कितना होता है, 10 लाख होता है। इसको जब वैज्ञानिकों ने जूम करके देखा तो पाया गया कि इसका आकृति कुछ इस प्रकार से है। तो इसी के बारे में तो देखिए, तो ये क्या होता है, नेफ्रॉन। इसमें कितना होता है, यह संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होता है। यह प्रत्येक किडनी में लगभग 10 लाख होता है। यह प्रत्येक वृक्क में कितना होता है, 10 लाख होता है। तो लिख दिए, नेफ्रॉन क्या होता है, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होता है। यह प्रत्येक वृक्क में कितना होता है, 10 लाख होता है। ये जो है अब अभिवाहनी और अपवाही धमनिका से मिलकर के गुच्छा का निर्माण होता है। अब हम लोग लिखेंगे किसके बारे में, ग्लोमेरुलस के बारे में। किसके बारे में, 1 नंबर दे देते हैं, लिखेंगे ग्लोमेरुलस। तो देखिए ग्लोमेरुलस क्या होता है। ग्लोमेरुलस को हम लोग लिख सकते हैं, पहले लिखेंगे बोमेन संपुट को, या पहले बोमेन संपुट को लिख देंगे तब इसका भी परिभाषा हो जाएगा। तो चलिए हम लिखते हैं पहले बोमेन संपुट को। बोमेन संपुट, देखिए ये क्या होता है। बोमेन संपुट को हम लिख सकते हैं, बोमेन संपुट की आकृति क्या होते हैं, प्याले जैसी होती है, कप या प्याले जैसी होती है। तो चलिए लिखते हैं, यह कप या प्याले जैसी, कप या प्याले जैसे आकृति होता है। यह कप या प्याले जैसे इसकी आकृति होता है, जिसके ऊपर ग्लोमेरुलस, जिसके ऊपर रक्त की, यहाँ लिख सकते हैं, जिसके ऊपर, यहाँ से लिख देते हैं, जिसके ऊपर, ये इसके ऊपर है ना, जिसके ऊपर क्या लगा रहता है, रक्त का थक्का, जैसे रक्त के थक्का जैसे आकृति होता है। रक्त के, जिसके ऊपर रक्त के थक्का जैसी आकृति होता है, वहीं रक्त के थक्का जैसे क्या होती है, आकृति होती है, उसे ही ग्लोमेरुलस कहते हैं। ग्लोमेरुलस कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस कहते हैं। अब देखिए इसका दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे,
ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट होगा इसका, ये बोमेन संपूर्ण लिख दिए, ग्लोमेरुलस भी उसी के अंतर्गत आ गया। ये कुंडली जैसे रचना है उसको लिखना उतना जरूरी नहीं है। ये जो होता है ये इसको बोलते हैं हेनले का चाप। क्या बोलते हैं? हेनले का चाप। हेनले का चाप। सो क्या बोलेंगे? हेनले का चाप। ये देखिए हेनले का चाप क्या होता है? यू की आकृति के समान होता है। किसके समान होता है? यू की आकृति के समान होता है, जो अवरोही और आरोही चाप के मिलने से होता है। आरोही और अवरोही चाप के निर्माण से इसका क्या होता है? हेनले का चाप बना होता है। तो चलिए इसको हम लिखते हैं हेनले का चाप। हेनले का चाप देखिए हम लिख सकते हैं, यह यू के आकृति, यह यू की आकृति, यह यू के आकृति के समान रचना होती है। यह किसके समान होता है? यू की आकृति के समान क्या होती है? रचना होती है, जो जिसका निर्माण, यहाँ लिख सकते हैं जिसका निर्माण अवरोही तथा आरोही चाप के मिलने से होता है। अवरोही तथा आरोही चाप के मिलने से होता है। या आरोही और अवरोही से मिलने से क्या होता है? इसका निर्माण होता है। आरोही और अवरोही के मिलने से किसका होता है? हेनले चाप का निर्माण होता है। ये किसके समान होता है? यू की आकृति के समान होता है। किसके समान होता है? यू की आकृति के समान होता है। अब देखिए ये हो गया, ये दोनों हो गया। उसके बाद हम लिखेंगे संग्राहक नली। क्या बोल देंगे? संग्राहक नली। तो देखिए संग्राहक नली को हम लोग लिख देते हैं तीसरा पॉइंट में। संग्राहक नली। इसको लिख सकते हैं, यह एक विशेष प्रकार की नली होता है जिसमें सभी प्रकार के अवरोही चाप आके मिलते हैं और मूत्रवाहिनी के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाते हैं। तो चलिए इतना हम लोग लिख देते हैं, यह एक विशेष प्रकार की नली या नलिका, नली लिख देते हैं। यह एक विशेष प्रकार की नली होता है जिसमें
सभी प्रकार, जिसमें सभी प्रकार में जिसमें सभी आरोही चाप, आरोही चाप कौन चाप होगा? आरोही चाप, आरोही, जिसमें सभी प्रकार के आरोही चाप मिलती है। आरोही चाप क्या होती है? मिलती है। चाप में तो इसके